गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की क्लास लेकर चल रहा हूं और आज इंग्लिश की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाऊंगा। आज का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा सेंटेंस। और सेंटेंस में हमें जो आज सेंटेंस सीखना है उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। उसके पहले हमें ये जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे लेकर चलते हैं। देखिए, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, जो कॉमन डेफिनेशन आपको पता है वो आपको पता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस की यही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ words that makes a complete sense is known as a sentence या is called a sentence। क्लियर? देखो, मैंने लिखा हुआ है शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, वही सेंटेंस कहलाता है, वही वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कहूं ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अगला मैं कहूं कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, अब देखो कि ये मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका कोई सार्थक अर्थ है। जैसे मैं कहूं ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। अब भाई इसका सेंस बन रहा है, लेकिन जरा सा भी मैं इधर उधर कर दूं, जैसे मैं कह दूं ही मार्केट टू गोज। अब देखो, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। दूसरा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका एक सार्थक अर्थ है, लेकिन मैं कह दूं कि ही क्रिकेट प्लेज। ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा और ये सेंटेंस होगा। क्लियर? इतना आपने जान लिया। ये तो सिंपल सा आपका हो गया सेंटेंस, लेकिन ग्रामर कहता है कि सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम अ सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक मेन वर्ब होना चाहिए। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, अ कंप्लीट सेंटेंस हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब। क्या बोलोगे? अ कंप्लीट सेंटेंस, ये नोट करके लिख सकते हो आप। अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब। तभी तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? जैसे सी वॉक्स, ठीक। अब देखो, एक सब्जेक्ट हो गया और एक मेन वर्ब हो गया। ही रन्स,
ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। ही गोज टू मार्केट या सी गोज टू मार्केट, ही प्ले क्रिकेट, कुछ भी आप अपने से लिख दो, एक सब्जेक्ट या एटलीस्ट अ सब्जेक्ट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अ कंप्लीट सेंटेंस हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट, एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब। क्लियर? तो मैं यहां बता रहा था ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए ये एक क्या है, सेंटेंस है। जब आपने इतना चीज जान लिया तो आप सीख रहे हो, तो आपको जैसे ही एक चीज याद आएगा सब्जेक्ट, तो कभी कभार आपका दिमाग कहता है यार हमने बचपन में पढ़ा हुआ था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ा हुआ था? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, अब आपको ये जानना। देखिए हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये बेसिक चीजें आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो आपको बताया गया डेफिनेशन, वन हु डज वर्क्स, वन हु डज वर्क्स, या कह सकते हो डूअर। क्या कह सकते हो? डूअर। डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट, डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट। क्लियर? या आप कह सकते हो वन हु डज वर्क, ऐसा जो कार्य करता हो, कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं? कर्ता। इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, या डूअर मतलब करने वाला ही क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं कि दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब यहां पर दे क्या है? आपका क्या है? सब्जेक्ट। दे क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी ये रिमेनिंग पार्ट्स आपके क्या हो गए? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होने के लिए एक मेन वर्ब का होना आवश्यक है। पहले सब्जेक्ट नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को प्रेडिकेट बताता हूं। इसको नोट करिए। हो गया? नोट करिए इसको। हो गया तो नोट करें। आगे अगला हमको जानना है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, विधेय जिसको बोलते हैं, हिंदी में अगर इसको जानना चाहते हो, इसको बोलते हैं विधेय। ठीक? वैसे हिंदी की आवश्यकता नहीं है, विधेय की आवश्यकता नहीं हिंदी में आपको जानने की। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, the part of sentence which has a verb, which has verb and which tells us what the subject, which tells us what the subject is or does in the sentence, in the sentence। क्लियर? अब देखो आपको जानना है प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट का मतलब ये है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी वाक्य का ऐसा भाग या वाक्य का भाग जिसके पास एक वर्ब होता है, जिसके पास एक वर्ब होता है और जो हमें यह बताता है कि विच टेल्स अस, जो हमें यह बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है और या वह क्या करता है वाक्य में। इन द सेंटेंस, वाक्य में वह क्या करता है। कहने का मतलब प्रेडिकेट सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक वर्ब होता है और वह हमें यह बताता है कि सेंटेंस में वह क्या करता है। सेंटेंस में वह या वह मतलब सब्जेक्ट क्या करता है, वही हमको बताता है क्या, क्लॉज या सॉरी प्रेडिकेट। या आप दूसरे भाषा में जैसे कह सकते हो प्रेडिकेट, जैसे मैं कहूं द मंकी एट द बनाना। ठीक, तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया द मंकी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी ये आपका बचा हुआ पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। ये आपका बचा हुआ पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। और इसमें देखो एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है और हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यानी दूसरे भाषा में कह सकते हो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो फिर आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हमें जो जानना पड़ेगा वो होगा क्लॉज। क्या होगा, क्लॉज। अब यहीं से आपको सीखना है, अगर क्लॉज नहीं जानोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं जान पाओगे। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, कहा जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज नोन एज अ क्लॉज। क्या, द combination of a subject and a predicate is known as a clause। क्या कहलाता है, क्लॉज। यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के मेल को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के मेल को क्या कहते हैं, एक है क्लॉज कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्लियर, ही गोज टू स्कूल, यह क्या है, एक क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ये आपने क्लॉज जान लिया। देखो वैसे क्लॉज जानने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब जानना पड़ेगा। लेकिन मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता दूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बाकी जो अदर एग्जाम है टीजीटी पीजीटी में, उसमें पूछा जा सकता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, आगे हम जानेंगे। और एक चीज़ और जान लो कि अगर हम क्लॉज के लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दें, क्लॉज के लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दें तो वह एक सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है। अगर आप हिंदी भाषी हो तो लिख लेना, क्लॉज के लास्ट में या क्लॉज के अंत में फुल स्टॉप लगाने से वह सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। लिख लियो भाई,
लिखना चाहते हो तो लिख लेना। आफ्टर अ क्लास इफ वी ऐड अ फुल स्टॉप इज नोन एज अ सिंपल सेंटेंस। लिख लो, आफ्टर अ क्लास, आफ्टर अ क्लास if we add a full stop it is known as a simple sentence, known as a simple sentence। ठीक, अगर मैं क्लास के बाद एक फुल स्टॉप लगा देता हूं तो वह एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे द सन इज वेरी हॉट, एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखूं द सन इज वेरी हॉट दिस डेज, द सन इज वेरी हॉट दिस डेज, और यहाँ एक लास्ट में फुल स्टॉप लगा दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस। क्लियर, इतना आपने जान लिया। अब जब क्लाज आपने जान लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज नोन एज अ क्लॉज। क्लाज जैसी आपने जाना, इसके तुरंत बाद अब आपको जानना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस। आपका मेन पॉइंट यहां पर आता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ठीक, अब आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, अपनी कॉपी पे लिखिएगा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, देखो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का जो डेफिनीशन है वो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर समझोगे तो। सबसे पहले मैं बेसिक इसका डेफिनीशन बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा तो डेफिनीशन ये लिखना। कहा जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two clauses is known as a compound sentence or a complex sentence। ठीक, पहले ये आप डोल्ड्रम वाला डेफिनेशन जानोगे और यही आपको लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। कहा गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू क्लॉजेस, अगर मैं दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ूं तो वह एक कंपाउंड सेंटेंस या वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब हमको जानना है यार कि कंपाउंड कब होगा और कॉम्प्लेक्स कब होगा, कंपाउंड कब होगा, कॉम्प्लेक्स कब होगा। तो इसमें मेन चीज आता है कि भाई इसका कंजंक्शन याद रखना है। क्या याद रखना है, कंजंक्शन याद रखना है। तो पहले आप अपनी कॉपी में इतना लिख लीजिएगा जितना लिखा हूं। अब इसके बाद आप नीचे लिखिएगा, नीचे लिखना कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिखोगे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ये जानना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई स्टार बना लेना। कहा जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than
two clauses, but both clauses are independent. क्या बोला जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू क्लॉजेज बट बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस, क्लियर। इसको पहले लिखिएगा आप लोग। क्या बोला है कि जब मैं दो या दो से अधिक क्लास को जोड़ता हूं लेकिन दोनों क्लास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों क्लास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहां एक पॉइंट छूट गया है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर या वन एन अदर लगा देना, अगर दो से अधिक है तो वन एन अदर, क्लियर। जैसे कहा जाए कि दे स्पोक इन स्पेनिश, दे स्पोक इन स्पेनिश बट ही रेस्पोंडेड इन इंग्लिश, respondent in English। क्या बोला कि दे स्पोक इन स्पेनिश, उसने स्पेनिश में बोला या स्पेनिश में बात किया, लेकिन ही उसने इंग्लिश में जवाब दिया। उसने स्पेनिश में बोला लेकिन उसने इंग्लिश में जवाब दिया। अब देखो ये दोनों जो क्लॉज हैं, ये वाला एक क्लॉज और एक ये क्लॉज, और दोनों क्लॉज क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये कुछ और है, ये कुछ और है। दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं। जब दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्लियर। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा ये आता है कि इसमें कंपाउंड कंजंक्शन लगा है। अगर आपको कुछ डेफिनेशन नहीं पता है, केवल कंजंक्शन पता है, तो आप कंजंक्शन से बता सकते हो कि सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो देखो इसमें एक कंजंक्शन लगा है बट, तो बट कौन सा कंजंक्शन है, ये कंपाउंड कंजंक्शन है। और कंपाउंड कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको पूरा लिखवा देता हूं। ये कंजंक्शन ही याद रखना है। एग्जाम में कंजंक्शन बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है कि कंपाउंड कंजंक्शन है। तो आगे अपनी कॉपी पे लिखिएगा कंपाउंड कंजंक्शंस आर, कंपाउंड कंजंक्शंस आर। कॉपी पे लिखिएगा कंपाउंड कंजंक्शंस आर। कंपाउंड कंजंक्शंस आर। कौन कौन से कंपाउंड कंजंक्शन है, इसमें ढेर सारा कंजंक्शन है, आपको सब लिखना है। पहला कंजंक्शन तो मैंने लिखवा दिया है बट, या आप ऐसे लिख सकते हो एंड but as well as not only but also at far so nor are
ETC, ठीक, ETC। क्या क्या है? एंड है, बट है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इट है, फॉर है, सो है, नॉर है, और है ETC। क्लियर? अगर ये किसी सेंटेंस में दिखाई दे दे, अगर ये सब किसी सेंटेंस में दिखाई दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये बता देना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस हैं? ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर? अब इस पर आप एग्जाम्पल लिखना एक, और आप हमें पहचान के बताना कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। जैसे कहा जाए कि द शॉपलिफ्टर हैड स्टोलन क्लॉथ्स, द शॉपलिफ्टर हैड स्टोलन द क्लॉथ्स, the shoplifter had stolen the clothes, so he ran at once, so he ran at once, ran at once। आगे है he saw the police, he saw the police, he saw the police। ठीक, अब देखो आपको क्या जानना है कि हमने बोला कि अगर ये कंजंक्शंस आते हैं वो सेंटेंस अपने आप में कंपाउंड होगा। देखो ये एंड, बट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इट, फॉर, सो, नॉर, और ETC, मतलब ये सो आया है कि नहीं? सो आया है, तो सो कंजंक्शन आया है तो आप कह सकते हो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो आप लोग याद रखना कि अगर ये सब कंजंक्शंस आते हैं वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये कंजंक्शन कौन सा है निम्न में से, कौन सा कंपाउंड कंजंक्शन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है। ठीक, ये पूछा जा सकता है। तो अभी आपको मैंने केवल कंपाउंड बताया, अब अगला कंजंक्शन लिखना है कॉम्प्लेक्स। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन देखो मैं इजी बताता हूं। कैसे बताओगे? कहोगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर more than two clauses, the combination of two or more than two clauses, but second clause is dependent on first clause is known as a complex sentence। is known as a complex sentence। क्या बोला मैंने कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू क्लॉजेस बट सेकेंड क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट क्लास इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का मतलब दो या दो से अधिक ऐसे क्लाज हों जो जुड़े हों, लेकिन जो दूसरा वाला क्लाज होगा वो पहले वाले क्लाज पर डिपेंडेंट होगा। तो जहाँ पर पहले वाले क्लास पर डिपेंडेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि ये है आपका कि द वुमन हु टॉट आर्ट हिस्ट्री, द वुमन
who taught art history, the woman who taught art history 2010 या 210, आगे लिखा है was fired for stealing school supplies, was fired for, या इसको फायर फॉर नहीं फाइंड फॉर लिखो, फाइंड फॉर, was fined for stealing school supplies। ठीक, अब पहले मैं इसके अनुसार बताता हूं, डेफिनेशन के अनुसार। मतलब द वुमन, वह औरत, हु टाट आर्ट हिस्ट्री 210, वह औरत जो आर्ट हिस्ट्री 210 हम लोगों को पढ़ाती थी, वाज फाइंड फॉर, उसको फाइंड किया गया, किसके लिए? स्टीलिंग स्कूल सप्लाईज, स्कूल सप्लाई के लिए वह कुछ चोरी करती थी, उसके लिए उसको कहा गया कि तुमको इसको फाइन भरना पड़ेगा। फाइंड फॉर का मतलब फाइन भरना, शुल्क प्रतिपूर्ति करना। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है कि इसको फाइन क्यों मारा गया, इस लेडी को फाइन क्यों मारा गया? क्योंकि इसने स्कूल सप्लाई की चोरी की थी कुछ, इसलिए फाइन मारा गया। कहने का मतलब जो सेकंड वाला क्लाज है वो पहले वाले क्लाज के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, तो कहोगे हाँ, इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा लॉजिक इसमें यह बैठता है कि इसमें कंजंक्शन हु लगा है, बिना कुछ सोचे समझे आप बता सकते हो इसमें जो कंजंक्शन हु लगा है, अगर किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, दैट, ये सब आता है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक, एक तरीका ये, अगर मैं आप लोगों को कंजंक्शन के अनुसार बताऊं तो कैसे बताऊंगा, तो इसमें कंजंक्शन याद रखना पड़ेगा। आप लिखिएगा कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आर, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आर। कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आर, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आर। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है? पहला आता है आपका WH वर्ड, WH वर्ड। इसमें कौन कौन से आते हैं? व्हाट, व्हेन, हु, व्हाट, व्हेन, हु। कौन कौन से मैं लिख देता हूं, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, विच, दैट, etc। ये WH वर्ड हो गए। यानी जितने भी WH वर्ड हैं अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में लगे हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। आगे और दे रखा है, आगे है आप लोगों का बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, कामा। कामा जैसे पूछा जा सकता है कामा कौन सा कंजंक्शन है? COMMA, कामा। ये कामा की अंग्रेजी है, इसको कोमा मत पढ़ना। कोमा की स्पेलिंग COMA होता है, जिसको बोलते हैं निश्चेतक अवस्था, निश्चेतक अवस्था। ये क्या है? कोमा। इसको कोमा, इसको कामा पढ़ते हैं। ठीक, निश्चेतक अवस्था। हमने क्या बोला? बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, कॉमा। और कौन सा है? एज, आल्दो, एज, आल्दो,
THOUGH, although ETC। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आपका ये WH वर्ड वाला आता है, बिकॉज आता है, आफ्टर आता है, बिफोर आता है, सिंस आता है, कॉमा आता है, एज आता है, आल्दो आता है, वह सेंटेंस आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंजंक्शन पूछा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन जो मैं लिखा हूं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, कामा, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, कामा, टाइम वेंट टू जिम टू एक्सरसाइज, टाइम वेंट टू जिम टू एक्सरसाइज, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि लंच जो मैं चीज केक फैक्ट्री पर लंच करने के बाद हमें क्या करना है, मेरा समय हो गया है जिम जाने के लिए। और जिम किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। यानी लंच करने के बाद हमें हमारा टाइम हो गया है कहाँ जाने का? जिम जाने का। लेकिन जिम जाने का आप तभी जा पाओगे जब आप लंच ये करोगे, तब लंच करने के बाद ही आपको जिम जाना है। कहने का मतलब ये सेकंड वाला डिपेंड है फर्स्ट वाले पर, सेकंड वाला क्लास डिपेंड है फर्स्ट वाले पर। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें कंजंक्शन कामा लगा है, ये कंजंक्शन कामा लगा है। इस कामा के वजह से आप कह सकते हो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। या अगर इसकी मीनिंग आप शुद्ध मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब यही है कि आप जिम तभी जा पाओगे जब आप ये क्या करोगे, लंच करने के बाद ही आपको जिम जाना है। बस इतना इसका मतलब समझ लो तो आपको ये कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ ही आप लोगों का कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश होता है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बना लेता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए। जिसको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आज वो देख लेगा तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एट लास्ट जो लोग देख रहे हों वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे क्लास कैसी रही। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में भी प्रीपोजिशन हो सकती है। ठीक, प्रीपोजिशन हो सकती है, या तो आप लोग जो कहोगे मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।